देखिए थर्मो में थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड बेसिक फार्मूला जो है, बेसिक फार्मूला हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड जो बेसिक फार्मूला है, एक तो ये है L equals L naught 1 plus alpha delta T. Alpha is coefficient of thermal expansion, delta T is rise or fall in temperature. Rise है तो पॉजिटिव, फॉल है तो नेगेटिव. चेंज इन लेंथ डेल्टा एल जो होगा L naught alpha delta T. L माइनस L naught कर दें तो डेल्टा एल, दिस इज L माइनस L naught. L naught को इधर ले आए तो इतना आ जाएगा. सिमिलरली एरिया में जो एक्सपेंशन होता है वो होता है A naught 1 plus beta delta T, where beta is 2 times alpha approximately. बीटा को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बोलते हैं, और वॉल्यूम के लिए हो जाता है V naught 1 plus gamma delta T. और डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल, L naught represents initial length, A naught represents initial area, V naught represents initial volume, और ये सब है फाइनल टेम्परेचर चेंज होने के बाद. डेंसिटी में उल्टा हो जाता है 1 माइनस गामा डेल्टा, और यहाँ गामा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 3L. तो ये सब याद रखने का है. तो ये सर, चार फॉर्मूला है. हाँ हाँ वेट कर रहा है, पर प्लीज परमिशन दे दीजिए. ओके ओके. कितना आसान है. यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि इनिशियल लेंथ का डिफरेंस जो है L1 माइनस L2, ये टेम्परेचर घटने बढ़ने से भी चेंज नहीं होना चाहिए. मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L1 माइनस L2 शुड नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर. तो जो इनिशियल डिफरेंस है L1 और L2 का, एनी टाइम दिस डिफरेंस विल रिमेन सेम. दिस इज द क्वेश्चन. तो इनिशियली दिस इज द डिफरेंस आफ्टर temperature rises by delta T L1 dash minus L2 dash, ये भी सेम ही रहेगा, L1 माइनस L2 के बराबर रहेगा. टेम्परेचर राइज हो गया तो न्यू लेंथ इज L1 dash L2 dash, दोनों का डिफरेंस. और ठीक जब टेम्परेचर राइज नहीं हुआ था इनिशियली इतना, दोनों बराबर ही. ऐसे कर सकते हैं. L1 डैश की वैल्यू होगी L1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा. L2 डैश की वैल्यू होगी L2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी. दिस इज इक्वल टू L1 माइनस L2. यहाँ से L1 माइनस L2, यहाँ से L1 माइनस L2 कैंसिल, ये कैंसिल. तो आ गया L1 अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी इज 0. इट मीन्स डेल्टा टी कैंसिल. It means L1 by L2 equals alpha 2 by alpha 1. Alpha 1 by alpha 2 is given 1:3. So alpha 2 by alpha 1 is 3:1. This is the answer. Alternately आप ऐसा सोच सकते हैं. देखिए alternate सोचा जाए तो since L1 minus L2 is constant, इसका मतलब है L1 minus L2 constant होने का मतलब है it is not changing with time. That means L1 में जो चेंज होगा और L2 में जो चेंज होगा बोथ शुड बी इक्वल. इसमें जितना चेंज हुआ इसमें भी उतना ही चेंज होगा, तो डिफरेंस इन लेंथ पे कोई असर नहीं पड़ेगा. तो डेल्टा L1 होता है L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, डेल्टा L2 होता है L2 अल्फा 2 डेल्टा टी कैंसिल. अगेन यू आर गेटिंग डायरेक्टली आंसर अल्फा 2 बाय अल्फा 1. सेम आंसर आ गया. तो ये दो अप्रोच है. एक स्टील का बना हुआ मीटर स्टिक है, उसको कैलिब्रेट किया है 15 डिग्री सेल्सियस पे. इसका मतलब होता है कि 15 डिग्री सेल्सियस पे स्केल सही रीडिंग बताता है.
आप अगर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर पे उसको मेजर यूज करेंगे देन इट विल गिव स्केल जो है थोड़ा श्रिंक कर जाएगा, तो रीडिंग सही नहीं आएगी। और अगर स्लाइटली हायर टेम्परेचर पे मेजर करते हैं देन अगेन रीडिंग सही नहीं आएगी, क्योंकि स्केल की लंबाई थोड़ी बढ़ जाएगी। तो दोनों ही केस में 15 से कम पे मेजर करेंगे, उसको यूज करेंगे तो भी रॉन्ग रीडिंग आएगा, 15 से ज्यादा पे यूज करेंगे तो भी रीडिंग में एक्यूरेसी कम हो जाएगी, गलत रीडिंग देगा, एरर रहेगा। तो इस स्केल को 15 डिग्री सेल्सियस पे जो सही सही मेजर करता है 27 डिग्री सेल्सियस पे यूज कर रहे हैं, यानी ये स्केल थोड़ा एक्सपैंड हो गया। इस स्केल से जब एक वुडन स्टिक का लंबाई नापते हैं तो 80 सेंटीमीटर ये स्केल बता रहा है। तो एक्चुअल लेंथ इस वुडन स्टिक की कितनी होनी चाहिए वो आपको जस्टिफाई करना है। देखिए यहाँ पे 80 से ज्यादा क्यों होगा उसको समझना है। पहले यहाँ स्केल समझिए। ये स्टील का बना हुआ मीटर स्केल, यहाँ पे 0 होगा, सेंटर में 50 होगा, यहाँ 100 सेंटीमीटर होगा और 80 यहाँ कहीं होगा। 0 का मार्क यहाँ, 50 का मार्क यहाँ, 80 100। दिस इज एट 15 डिग्री सेल्सियस, एट 15 डिग्री सेल्सियस ये स्थिति है, यानी अभी रीडिंग सही जानकारी देगा। अभी इस स्केल से कुछ भी नापेंगे सही मेजरमेंट बताएगा, सही उसका वैल्यू बताएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो रीडिंग सही नहीं आएगी। अब 27 डिग्री सेल्सियस पे देखते हैं क्या हो जाएगा। एट 27 डिग्री सेल्सियस तो लंबाई स्केल की थोड़ी बड़ी हो जाएगी, थोड़ा लंबा हो जाएगा, इधर भी और इधर भी। लेकिन मैं राइट साइड में शिफ्ट करके इसके सामने रख के आपको दिखा रहा हूँ, तभी कंपैरिजन समझ में आएगा। स्केल की लंबाई बढ़ गई, मैंने 0 को 0 के सामने ही रखा, इसके सामने ही 50 भी अब यहाँ से 0 को 0 के सामने कर दिया। 50 जो लिखा हुआ है अब यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ से थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 50 यहाँ आ जाएगा इसके सेंटर में, यहाँ पे 80 भी यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया। अगर 0 को 0 के सामने रखें तो दिस इज एट 27 डिग्री सेल्सियस, और 27 डिग्री सेल्सियस पे स्केल शोज 80 सेंटीमीटर, यानी कि वुडन स्टिक जो है यहाँ से यहाँ तक है, ये है वुडन स्टिक। तो ये स्केल 80 बता रहा है, 80 सेंटीमीटर लंबाई बता रही है। तो 27 डिग्री सेल्सियस पे ये स्केल एक्सपैंड हो चुका है और 80 सेंटीमीटर का रीडिंग बता रहा है। तो ये तो इस स्केल में तो एरर है, फॉल्ट है। एक्चुअल स्केल तो यहाँ है, हमें ये आंसर इसके हिसाब से बताना है। आप देखिए ये 80 के सामने यहाँ आ गया, यानी इसकी एक्चुअल लंबाई 80 से थोड़ा ज्यादा है, ये इसके सामने जा रहा है यहाँ। तो इस पोर्शन के बारे में सोचिए, इसका कोई रोल नहीं है, जो मैंने शेडिंग करके दिखाया इट हैज नो रोल, कोई रोल नहीं है मेजरमेंट में। ये जो 80 सेंटीमीटर लंबाई है स्केल का, 80 सेंटीमीटर यही फैल के इतना हो गया, यानी स्केल का 80 सेंटीमीटर लेंथ ही अभी हमारे लिए यूजफुल है, इससे कोई मतलब नहीं। तो इसमें एक्सपेंशन कितना हुआ, इस 80 सेंटीमीटर में एक्सपेंशन कितना हुआ, तो एल नॉट अल्फा डेल्टा टी 80 और अल्फा है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 और डेल्टा टी है 27-15, इतना सेंटीमीटर। दिस इज द एक्सपेंशन इन 80 सेंटीमीटर लेंथ, दिस इज इन 80 सेंटीमीटर लेंथ। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ
wooden stick is 80 plus delta L, this delta L. ये एक्चुअल आंसर आएगा। आप लोग कैलकुलेट करके देखिए कितना था। 80.01152 फाइनल आंसर। इस केस में क्या होता है, ये जो सिलेंडर होती है उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। देखिए यहाँ मैं बता रहा हूँ, सिलेंडर जो है ये 5 लीटर का सिलेंडर, वही इसमें इंपॉर्टेंट बात है जो मिस हो जाता है। देखिए सिलेंडर में पाइपलाइन लगा हुआ है, इसी के थ्रू हम लोग एयर भरते हैं दूसरे ट्यूब से। इसकी कैपेसिटी है 5 लीटर और प्रेशर है 20 एटमॉस्फेयर। तो होता क्या है, जैसे जैसे इससे एयर के नंबर ऑफ मोल्स इसमें कुछ होंगे फिक्स्ड, जैसे जैसे इससे हवा निकलता जाएगा, ट्यूब भरते जाएंगे, वैसे वैसे इसके अंदर का प्रेशर घटता जाएगा। इसका आधा हवा निकाल दीजिए फिर भी वॉल्यूम 5 ही लीटर रहेगा। ये इसमें खासियत है। मतलब इसका 90% हवा बाहर निकाल दीजिए, 90% मोल्स बाहर निकाल दीजिए, प्रेशर एकदम कम हो जाएगा, मगर इसका वॉल्यूम फिर भी 5 लीटर बना रहेगा। यानी कि इससे हम लोग पूरा एयर बाहर नहीं निकाल सकते। ये इंपॉर्टेंट बात है। जो एलपीजी सिलेंडर गैस घर में यूज करते हैं, गैस सिलेंडर एलपीजी का, तो जब सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर होता है, 20-25 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता होगा और बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, अंदर में लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर के अंदर सारा मटेरियल है, तो बाहर का प्रेशर इतना कम है कि जैसे ही गैस बाहर निकलता है, सिलेंडर एयर के कांटेक्ट में आता है, जैसे ही आप नॉब ऑन करते हैं तो अंदर का लिक्विड जो गैस है, लिक्विड मटेरियल जो है पेट्रोलियम, वो तुरंत गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इसका नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड फॉर्म में हाई प्रेशर पे अंदर रखा हुआ है। जैसे ही एक नॉब खोलते हैं, बाहर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और अंदर का सारा मटेरियल वेपोराइज होके बाहर निकलता है। तो अंत में जब सिलेंडर के अंदर प्रेशर घटते घटते 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है और बाहर भी 1 एटमॉस्फेयर है, तो गैस का निकलना बंद हो जाएगा। इसको समझिए अच्छे से बात को। ये जो एलपीजी सिलेंडर गैस है, इसमें यहाँ पे नॉब होती है, यहाँ पे जहां से बर्नर से जुड़ा रहता है। इसके अंदर जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, बाहर भी 1 एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ से गैस नहीं निकलेगा, निकलना बंद हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ गैस ट्रैप्ड रहता है। जब हम लोग सिलेंडर वापस भेजते हैं तो इसके अंदर 1 लीटर 2 लीटर गैस बचा हुआ रहता है, कंपनी को हम लोग वापस भेज देते हैं। सिमिलरली इसमें 5 लीटर गैस हमेशा फंसा हुआ रहेगा। इसका जो वॉल्यूम है, उतना वॉल्यूम ऑफ गैस हमेशा इसके अंदर फंसा हुआ रहेगा। जब लिक्विफाई करते हैं तो बहुत छोटे से वॉल्यूम में ज्यादा गैस आ जाता है। तो पहले ये समझिए, बॉयल्स लॉ यूज करें, P1 V1 इक्वल्स P2 V2। इससे जो ट्यूब भरना है, ट्यूब का वॉल्यूम 3.5 लीटर है और उसका प्रेशर है 4 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। इसका अगर इस्तेमाल करें कि P1 हो गया 20 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम है 5 लीटर, P2 हो गया 4 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम हो गया 3.5 लीटर। यानी ये सारा का सारा गैस अगर हम लोग यूज कर लें तो सारा यूज नहीं कर सकते, 5 लीटर इसमें बचा ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम, ये देखिए V2। ये इस इक्वेशन में हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर ये सारा का सारा गैस बाहर निकाल दिया जाए 4 एटमॉस्फेयर पे, तो वॉल्यूम बढ़ के कितना हो जाएगा। ये वॉल्यूम हो जाएगा 100/4 25 लीटर। यानी ये 20 से 4 पे जैसे ही जाता है, ये वॉल्यूम बड़ा होके 25 लीटर हो जाता है, लेकिन ये 25 लीटर पूरा बाहर नहीं आएगा, 5 लीटर इसमें फंसा हुआ रहेगा। यानी यूजफुल वॉल्यूम जो होगा, यूजफुल वॉल्यूम दैट इज 25 - 5 20 लीटर। इतना ही लीटर गैस 4 एटमॉस्फेयर पे बाहर हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे ही इसका घट के 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, यूज नहीं होगा। इसका इसका प्रेशर घटते घटते जैसे ही 4 हो जाएगा, यहाँ से एयर का ट्रांसफर बंद हो जाएगा। 1 नहीं 4, क्योंकि यहाँ 4 है। तो जब तक इसके अंदर 4 से ऊपर है प्रेशर, तभी तक एयर ट्रांसफर होगा।
तो इस 20 लीटर से कितना ट्यूब भर सकते हैं? नंबर ऑफ ट्यूब्स इक्वल्स 20 लीटर डिवाइडेड बाय 3.5 लीटर। तो ये आ जाएगा 200 बाई 35, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 5.7 ट्यूब। इसलिए आपका आंसर होना चाहिए 5 कंप्लीट ट्यूब्स वी कैन फिल अप। ये समझने का एक तरीका हुआ। ऑल्टरनेट भी है, आप कह सकते हैं कि इसका प्रेशर है 20 एटमॉस्फेयर, इसका प्रेशर है 4, यानी एक ट्यूब भरेंगे तो प्रेशर घट जाएगा, दूसरा ट्यूब भरेंगे और घट जाएगा, तो घटता जाएगा ये लगातार। 4 एटमॉस्फेयर हर एक में लॉस होता जाएगा प्रेशर। तो इस तरीके से घटते घटते अंत में जब ये 4 एटमॉस्फेयर बचा रहेगा तो एयर ट्रांसफर बंद, यानी इसमें यूजफुल प्रेशर कितना है? तो 20 माइनस 4 16। ऐसे कर सकते हैं, यूजफुल प्रेशर इज 20 एटमॉस्फेयर माइनस 4 एटमॉस्फेयर, 16 एटमॉस्फेयर एक्सेस प्रेशर है इसके रेस्पेक्ट में। 4 से 20 से घट के 4 जैसे ही होगा, यानी 16 एटमॉस्फेयर जैसे ही इसमें घटेगा 16 एटमॉस्फेयर, एयर का ट्रांसफर बंद, यानी इतना प्रेशर यूज कर सकते हैं। तो P1 V1 इक्वल्स P2 V2 आप यूज करें, अगर P1 यूज कर लीजिए 16 और V1 है 5 लीटर, P2 हो जाएगा 4, तो V2 निकल जाएगा। यहाँ से V2 आ रहा है 20 लीटर। ये जो 20 लीटर निकला यहाँ डायरेक्ट निकल गया। आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि यूजफुल प्रेशर 16 एटमॉस्फेयर है, इससे हमको वॉल्यूम मिलेगा 20 लीटर और 3.5 लीटर का ट्यूब भरना है, यानी 5.7 ट्यूब आएगा। तो आपको नंबर ऑफ ट्यूब्स बताना है तो होल नंबर में बताना होगा। 5.9 आता तो भी हम लोग आंसर 5 ही ट्यूब का बताते। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो अप्रोच एक ही है, वर्क डन बाय गैस का सीधा सीधा इक्वेशन होता है पीडीवी इंटीग्रल। टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग बाय 30, तो T1 से T2, डेल्टा T जो है T2 माइनस T1, दिस इज गिवन टू बी 30 डिग्री सेल्सियस। तो आपको गिवन इक्वेशन को इसी फॉर्मेट, इसी इक्वेशन को चेंज करना है जिससे कि ये फायदा हो जाए। गिवन इक्वेशन इज V इक्वल्स सम कांस्टेंट K into T raised to 2/3, ऐसा। गिवन एक्सप्रेशन इज V इक्वल्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K लिया है हम लोगों ने, T raised to 2/3। हमें सारा चीज चेंज करके टेम्परेचर में बदलना है, क्योंकि टेम्परेचर का रेंज डिफरेंस दिया हुआ है। तो वॉल्यूम को टी में बदलने के लिए ये एक्सप्रेशन। तो पहले प्रेशर को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे देखिए। प्रेशर को आइडियल गैस इक्वेशन से लिख सकते हैं nRT by V into dV। तो N into R तो बाहर चला गया, T1 से T2 तक। अब बचा T by V dV। हमें चाहिए भी सारा वैल्यू T में, तो T तो ठीक है, dV by V ये गड़बड़ है, तो dV by V को यहाँ से हटाइए। dV by dt कर लें अगर, तो ये आ जाएगा K into 2/3 T raised to -1/3, और उसके बाद dV by V कर दें, dV by V ऊपर वाली इक्वेशन से डिवाइड करते हैं तो ये आ रहा है 2/3 K T to the power 1/3, और डिवीजन करने के बाद K T to the power 2/3। तो ये K कैंसिल हो गया, dV by V की वैल्यू आ रही है 2/3 T, दिस इज द वैल्यू। तो dV by V का फाइनल वैल्यू इतना आ रहा है, इंटू dt भी इधर चला जाएगा, इंटू dt 2/3 dt by t, जस्ट रिप्लेस, आसानी से आ जाएगा आंसर। सो t है और dV by V है 2 dt by 3t। इतना इजी हो गया। फाइनली यू विल गेट वेरी इजी फॉर्म, t कैंसिल, तो ये आ गया 2/3 nr इंटीग्रल dt इज डेल्टा t, और डेल्टा t दिया हुआ है 30। सो 2/3 नंबर ऑफ मोल्स 1, R का वैल्यू हो गया
66.31 एंड डेल्टा टी इज 30 इतना जूल। अप्रोक्सीमेटली ये 166.3 जूल के आसपास आएगा। जस्ट वेरीफाई। देखिए P को चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा nRT by V dV, T1 to T2, T0 to 2T0। T0 to T0, तो ये हो गया nR इंटीग्रल T0 to T0 T into dV by V। तो सिमिलर केस हो गया। सिंस Pt इज कांस्टेंट, K मान लीजिए, तो हमें चाहिए dV by V का वैल्यू। तो पहले यहाँ P को nRT by V कर दीजिए इंटू T इक्वल्स कांस्टेंट। तो ये आ गया T स्क्वायर इक्वल्स कांस्टेंट C इंटू V, ऐसा आ गया। T स्क्वायर इज इक्वल टू K by NR, K by NR इंटू V। तो इसको मैं लिख रहा हूँ C इंटू V, ऐसा। अब यहाँ से हमें चाहिए dV अपन V, तो CV इक्वल्स T स्क्वायर। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो dV बाई dt इक्वल्स 2T। यहाँ से आ गया dV इक्वल्स 2T dt अपॉन C। dV में इस V से डिवाइड कर दें, यहाँ से V निकाल दें, तो dV बाई V आ जाएगा 2T dt अपॉन C। V है T स्क्वायर बाई C, तो T स्क्वायर बाई C कैंसिल, एक T भी कैंसिल, तो dV बाई V आ गया 2D अपॉन T, 2dt अपॉन T। वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, NR T0 to T0 T, dV by V is 2dt upon T, again T cancel, तो ये आ गया 2NR, T is cancel, 2NR dt का इंटीग्रल डेल्टा T, so it is 2NR 2T0 minus T। नंबर ऑफ मोल्स 2 है, तो 2 into 2 4 R T0, this is the answer। वर्क डन by guys।